बहुत बहुत मुझे निमंत्रण देने के लिए और इस विषय पे बोलने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया, क्योंकि समापन एक तरह से पहले हो गया, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जो हैं लगातार बम्बारमेंट एक तरह का हो रहा था। लेकिन मैं सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातें कहूँगा, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूँ। CSR को लेकर मैंने कभी बहुत फॉलो नहीं किया, लेकिन मीडिया में मेरा 30 साल का अनुभव है। उस आधार पर और आजकल जो है जिस तरह का काम कर रहा हूँ, उस संदर्भ में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पेंडेमिक था, ये जो कोरोना काल था, इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया और मुझे पर्सनली भी बहुत कुछ सीखने को मिला अपने अनुभव से। और उस आधार पर मैं 2-3 चीज़ें ये CSR के संदर्भ में ज़रूर मैं बात करूँगा। लेकिन मैं पहले उस अनुभव के बारे में, जो एक मीडिया कर्मी होने के नाते और साथ साथ एक व्यक्ति होने के नाते जो मैंने अनुभव किया, मैं उस आधार पर कुछ बातें जल्दी से रखता हूँ। देखिए, हम 2 लहर का सामना कर चुके हैं इस कोरोना की। पहले जब पहली लहर आई थी कोरोना की, तो हमारी ज़रूरत दूसरी थी, मीडिया का रोल दूसरा था, CSR का रोल दूसरा था। लेकिन दूसरी जब लहर आई तो वो भूमिका बिल्कुल बदल गई। मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पहली लहर आई थी कोरोना की, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त हम लोगों की हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वहाँ पर हमारी एक मीटिंग थी। और उस वक्त क्योंकि लॉकडाउन लगा था, पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो किसी को पता नहीं था कि क्या है लॉकडाउन में, कैसे होगा, कैसे लोग घर में रहेंगे, ये सबके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। तो हमारी मिनिस्ट्री में उस समय हमारे तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे। उन्होंने हम कुछ लोगों की मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई अब लॉकडाउन लग गया, अब हम क्या करें, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। मैंने पिछले कुछ सालों में ये सीखा है, और एज ए मीडिया पर्सन मैंने सीखा है कि लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप जनता की नब्ज नहीं जानेंगे, जनता की ज़रूरत नहीं जानेंगे, क्या ज़रूरत है ये नहीं जानेंगे, तब तक आप ना एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, ना एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो मैं दरअसल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, वहाँ लोग जो लिखते हैं उसको पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उसके हिसाब से मैं अपने कुछ चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग, जैसी लॉकडाउन लगा, मुझे बहुत सारे लोग लगातार मेरे ट्विटर हैंडल पे मुझे लिख रहे थे कि सर आप दूरदर्शन में हैं और लॉकडाउन लग रहा है, इस लॉकडाउन में लोग घरों में कैसे रहेंगे, तो आप कृपया हमारी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं कि इस लॉकडाउन में दूरदर्शन एक बार फिर से रामायण और महाभारत का प्रसारण शुरू करे। और ये जब मीटिंग हुई जिस दिन, मुझे आज 25 तारीख, शायद 25 मार्च था जिस दिन हमारी मीटिंग थी, 25 मार्च को जब मैं मीटिंग में गया, मुझसे जब पूछा गया कि भाई आप बताइए क्या करना चाहिए, तो मैंने 2 सजेशन दिए। मैंने एक सजेशन वही दिया जो मेरे पास लोगों का आया था। मैंने प्रकाश जी से कहा, मैंने कहा सर हमको रामायण महाभारत, क्योंकि लोग अब घरों में हैं, घरों में उनको रखना जरूरी है, तो उनको रामायण महाभारत से बढ़िया कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती। उन्होंने एकदम से कहा, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया। उन्होंने पूछा तुरंत, तो पता चला रामायण और महाभारत के दोनों के जो राइट्स थे वो दूरदर्शन के पास नहीं थे। वो क्योंकि वो BR चोपड़ा और जो रामानंद सागर की कंपनी है उनके पास राइट्स थे। तो उन्होंने तुरंत बोला कि भाई इसके राइट्स तो नहीं है हमारे पास। तो जब उनको पता चला, उन्होंने बोला नहीं आज ही बात करो और ये इनके राइट्स एक्वायर करके इसको चलाइए। और आप यकीन जानेंगे 25 तारीख को ये मीटिंग हुई, 28 मार्च से दूरदर्शन ने रामायण का फिर से प्रसारण शुरू किया, 28 मार्च 2020 से। और वो दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल इस बार TRP के हिसाब से वो रामायण साबित हुआ 2020 में, जब रामायण चला। फिर हमने महाभारत भी दिखाई। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, लोग जो देखना चाहते थे, और हमने उसी तरह का, मैं एज ए मीडिया का रोल मैं बता रहा हूं उस समय क्या था। मैंने दूसरा जो एक सजेशन दिया था, मैंने कहा था कि देखिए इस वक्त हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये कार्यक्रम CSR को लेकर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक और अच्छी चीज हमने इस पेंडेमिक में सीखी है, वो हमने सीखी है HSR। HSR क्या है? CSR तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं HSR की बात कर रहा हूं। HSR है ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए ह्यूमन बीइंग इस पेंडेमिक में हमने सीखा है कैसे इंसान दूसरे की मदद कर सकता है। ये मैंने भावना जन जन में देखी है। हालांकि मैं CSR पे हूं, उससे पहले एक बात जरूर मैं इसके साथ ये भी बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में 2 हैं, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग इनडिसिप्लिन है, हमारे में अनुशासन नहीं है। और दूसरी समस्या हमारे में यह है कि हम लोग
हम लोग जो है ना अंदर से बहुत करप्ट हैं। जब जिसको मौका मिलता है वो बाजी मार लेता है। इस देश में नोटबंदी हुई, बहुत बढ़िया कदम था, बहुत उसके फायदे मिले, लेकिन नोटबंदी की बहुत सारी चीजें हम इसलिए अचीव नहीं कर पाए, उस वक्त बैंक वालों ने बाजी मार ली। जो बैंकों में थे, जिनका काला धन हो सकता था, बैंकों में बैठे लोगों ने बाजी मार ली, जिसका जिसका पैसा निकलवा सकते थे निकलवा दिया। अब ये दूसरे दौर में हमने क्या देखा, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने मौका मिला, उन्होंने बाजी मार ली। उन्होंने कहा जहां मिलता है वहां बटोर लो। ये हमारा अनुशासन नहीं है, और हम लोग अभी अंदर से करप्ट है, जिसको जब मौका मिलता है करप्शन कर लेता है। तो ये समस्या। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि जन जन जहां से हो रहा था वहां से सेवा कर रहा था। मैंने देखा, मैं जिस जगह पर रहता हूं, मैं वहां से अपने ऑफिस के लिए निकला, मैंने रात को देखा, जब यहां से पहले दौर था इसका पेंडेमिक का, मैंने देखा जब आनंद विहार बस अड्डा मेरे रास्ते में पड़ता था, मैंने देखा आनंद विहार बस अड्डे पर हजारों की हुजूम खड़ी है, हजारों मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं। और अगले दिन जब मैं वहां से निकला तो मैंने देखा कि वहां पर लोग राशन पानी लेकर खड़े थे, वहां पर लोग मिठाई के डब्बे लेकर खड़े थे। किसी ने उनको कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने मीडिया में देखा कि लोग जा रहे हैं, वो कर गए पहुंचे। मैंने कहा भाई क्यों? बोले नहीं, ये लोग आ रहे हैं, इनके पास पता नहीं खाने के लिए नहीं, लोग अपने आप से सेवा कर रहे थे। ये भी कैरेक्टर है हमारा, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा कैरेक्टर भी है। तो उस वक्त ये सब हो रहा था। तो मैंने उस मीटिंग में जो दूसरा मैंने कहा हमको ये दिखाना चाहिए कि लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, आज अगर मेरी स्टोरी, मेरी मतलब किसी की स्टोरी डीडी न्यूज पे चलती है कि फलाना संगठन, फलाना व्यक्ति जो है वो मजदूरों के लिए या जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए बस्ती में ये काम कर रहा है इस पेंडेमिक के दौर में, तो एक व्यक्ति को देखकर 2 लोगों को और प्रेरणा मिलती है। और यही हुआ, हमने देखना शुरू किया, हमने भी इस तरह की स्टोरीज दिखानी शुरू की। सेवा भारती गाजियाबाद में बहुत बेहतरीन काम कर रहा था। जो तमाम मजदूर जा रहे थे, कैसे उनको एक जगह पे बारात घर में ठहराया जाता था, वहां उनको खाना पानी दिया जाता था, फिर उनको अलग अलग बसों में बैठा के भेजा जाता था। मैंने उसकी पूरी स्टोरी जाके ग्राउंड पर जाके पूरी स्टोरी की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एज ए मीडिया कर्मी हमारा ये रोल है, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ एक दूसरा रोल भी क्या था, इसी मीडिया ने, मेरे पास आज भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मेरा आजकल एक पेशा और भी है, मेरा एक शौक है। वो शौक ये है कि इस देश में जो फेक न्यूज है उसको एक्सपोज करना। मैं अक्सर ये करता रहता हूं, जो बड़े मीडिया में लोग इस तरह की चीजें करते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि जब पहला पेंडेमिक आया था इस देश में, बड़े सारे पत्रकारों ने, मीडिया कर्मियों ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में कम से कम 10 करोड़ लोगों की मौत होगी। ये पत्रकारों ने, ये मीडिया ने कहा था कि 10 करोड़ लोग कोरोना से मरेंगे 1 साल के अंदर। आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है। क्या हमारे यहां 10 करोड़ लोग मरे हैं? जब इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी तो लोग डर रहे थे, लोग डर के मारे, उनको लग रहा था कि कौन मर जाएगा, क्या होगा। तो मीडिया एक तरफ ये रोल भी निभा रहा था जिसने लोगों के मन में भय, खौफ पैदा कर दिया कि हर व्यक्ति को लग रहा था। ये हमने खौफ देखा, दूसरे दौर में देखा, और दूसरे दौर में भी मैं आपको ये बताऊं, ये जो हमने खौफ देखा इसमें भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी इस खौफ को बढ़ाने में। मेरे खुद के माताजी पिताजी कोरोना से पीड़ित हुए। मेरे पिताजी 91 वर्ष के हैं, मेरी मां जो है 85 वर्ष की हैं। दोनों का जो ऑक्सीजन लेवल था, मेरे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल 75, मेरी माताजी का 51 ऑक्सीजन लेवल था। लेकिन आज ईश्वर की कृपा है, दोनों आज मेरे साथ है, स्वस्थ हैं। और जानते हैं, उनका इलाज मैंने घर में किया, मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं ले गया, मैंने घर में इलाज किया। मेरी किस्मत अच्छी थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मेरी बात हुई, मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल गया, मुझे एक अच्छे डॉक्टर मिल गए और मैंने उनका घर में इलाज किया। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मुझे डॉक्टर से मैंने बात की तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनके कमरे में, मेरे माताजी पिताजी का जो कमरा है उसमें कोई न्यूज चैनल मत चलने देना। उन्होंने कहा न्यूज चैनल चला तो ये मर जाएंगे। और मैंने ये तय किया कि मेरे घर में, मैं न्यूज का आदमी हूं, लेकिन मैंने तय किया कि मेरे माताजी पिताजी उस समय न्यूज ना देखें, क्योंकि न्यूज इतनी भयानक थी, इतनी खौफनाक थी कि हर व्यक्ति के दिल में डर बैठ रहा था। ये कुछ हुआ था। लेकिन मैं अब CSR पे भी आ जाता हूं। ये तो हम लोगों की भूमिका है, हम लोग जो कर रहे हैं वो, ये मीडिया का रोल है। अब सवाल है कि CSR को लेकर और इन सब चीजों में क्या रोल होना चाहिए जबकि पेंडेमिक का दौर है। मैंने कहा कि एक इंसान के तौर पर लोग किस तरह से हेल्प करते हैं। मैंने कहा, मैंने भी सीखा। जिस दिन मेरे पिताजी को कोरोना हुआ था और जब वो बहुत परेशान थे, मैं रात को 8 बजे अपने पिताजी को लेकर के अपने
पड़ोस के नर्सिंग होम में गया। उस नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा कि मैं इनको देखूंगा नहीं जब तक इनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आएगी। रात के 8:30 बजे मेरे पिताजी की स्थिति गंभीर थी और डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं जब तक इनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक नहीं देखूंगा। जबकि एक डॉक्टर का रोल क्या होता है, डॉक्टर को कम से कम उनको ये तो बताना था, मुझे ये तो बताना था, अच्छा इनको फिलहाल के लिए ये दवाई दो और फिर टेस्ट कराओ। मुझे बड़ी पीड़ा हुई उस वक्त। मैं सबसे बात कर रहा था, मेरे एक मित्र थे अमेरिका में, उनका ऐसी फोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम लोग यूएस में बैठे हैं लेकिन हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैंने उनको छूटते ही कहा, मैंने कहा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो अगर आप भेज सकते हैं तो वो भेजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा हम लोग सेवा के माध्यम से, सेवा इंटरनेशनल के माध्यम से हम लोग बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहे हैं। उन्होंने बोला और बताइए और हम क्या कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि जब मैं एक पत्रकार होने के नाते, एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते, मैं अपने पिता को, जब मेरे पिता को डॉक्टर की सलाह की जरूरत ही नहीं दे पाया, तो क्या बाकी कितने लोग होंगे देश में जो वास्तव में डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे। मैंने अपने उस अमेरिका के मित्र से कहा क्या आप डॉक्टर्स अरेंज कर सकते हैं जो फोन पर या किसी माध्यम से लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। और आप यकीन करेंगे 1 मई को मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें हमने देश भर से, मैं अगेन ट्वीट करता था, लोग मुझे फोन नंबर भेजते थे, मैं उन फोन नंबर्स को कलेक्ट करता था। फिर हम लोग रोज अमेरिका में बैठे डॉक्टरों के साथ एक जूम मीटिंग करते थे। रोज 2 डॉक्टर जुड़ते थे अमेरिका के, और हिंदुस्तान में जूम के माध्यम से हम लोगों को जोड़ते थे और जिसको भी मदद की जरूरत थी वो मदद करता। इसमें हमें कोई पैसा नहीं मिला, हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ ये सेवा का काम था, मैंने किया। और आप यकीन करेंगे कोरोना टाइम में हमने 1200 परिवारों के पास इस तरह की मदद पहुंचाई। और देखिए होता कैसे, हिंदुस्तान का एक और कैरेक्टर है, जिन लोगों को मुझसे मदद मिली, जिन लोगों को उस कार्यक्रम से, अमेरिका के डॉक्टर से मदद मिली, एक दिन पता नहीं कैसे उनमें से 25-30 लोगों ने मुझे संपर्क किया, कहा कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हम आपका हाथ बटा सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है। और आप यकीन करेंगे देखते ही देखते जो मैं अकेला खड़ा था, आज मेरे पास एक सहयोग नाम की टीम है। हम लोग कुछ नहीं करते, एक सहयोग नाम की टीम है जिसमें राजस्थान से लोग हैं, जिसमें झारखंड से एक व्यक्ति है, जिसमें दिल्ली के लोग हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 40 लोग ऐसे जुड़े हैं जो अपना कोई ना कोई काम धंधा करते हैं। लेकिन आज क्योंकि अब कोरोना के टाइम की स्थिति नहीं है, आज हम लोग हर संडे को वो डॉक्टर्स की मीटिंग आज भी चला रहे हैं। और हर संडे को मेरी टीम के लोग जिनको कोई कुछ नहीं, अलग अलग काम करते हैं, वो लोग पोस्टर बनाते हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं और अब अलग अलग तरह से लोगों को, गरीब लोगों को, डॉक्टर्स तक, मेरे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो गांव में जाते हैं, जिनके पास जूम नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनको जोड़कर अमेरिका के डॉक्टर से उनकी बात कराते हैं और डॉक्टर उनको बताते हैं आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। ये काम सिर्फ और सिर्फ भावना से हुआ, इसमें कुछ नहीं लगा। अब सोशल CSR में तो इतना पैसा है, सवाल ये है वो पैसा कहां लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। CSR का पैसा जो है, मैं बहुत सही जगह पे जाता है, अच्छी जगह पे जाता है। लेकिन एक बात मैं और भी आपको याद दे रहा हूं, हिंदुस्तान में जो NGOs हैं, ये NGOs बहुत बड़ा एक रैकेट है, था, मतलब बहुत सारे अच्छी NGOs भी, मैं नहीं कहता कि NGOs अच्छी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा रैकेट था। मैंने 2019 में जब प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया तो मैंने नरेंद्र मोदी जी से ऐसी एक सवाल पूछा, मैंने कहा आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं तो आपको कभी लगता नहीं कि लोग इस तरह से आपके पीछे, तो बोले, तब उन्होंने कहा कि मैंने 26,000 देश की NGOs बंद करवा दी हैं। वो 26,000 NGOs जिन्होंने पैसे का आज तक हिसाब नहीं दिया, कई बार उनको नोटिस भेजे गए, नोटिस के बावजूद उन्होंने हिसाब नहीं दिया। तो बोले जो हिसाब नहीं देगा, फंडिंग लेगा, क्या उसको बंद नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऐसी बहुत सी NGOs बंद हो गई और इसीलिए जो NGO के लोग थे आज मेरे पीछे पड़े हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान में आज हम यही देख रहे हैं। आप जानते हैं अभी ये जो पेगासस का पूरा मामला उठा, इसके पीछे एमनेस्टी इंटरनेशनल है। आपने एमनेस्टी का नाम सुना होगा। मुझे अभी जानकारी मिली ये एमनेस्टी कोई NGO नहीं है, ये एमनेस्टी वो एमनेस्टी है जो ये बताती थी कि हिंदुस्तान में, कश्मीर में भारतीय सेना बलात्कार करती है। ये वो एमनेस्टी थी। आप, ये एमनेस्टी कोई NGO नहीं है, एमनेस्टी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जाइए चेक कीजिए। एमनेस्टी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो फंड इकट्ठा करती थी हिंदुस्तान में से, उसमें से 70% उसका फंड जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का फंड होता था वो प्रशासनिक खर्चे दिखाती थी। प्रशासनिक खर्चे क्या है, उन्होंने मेरे को हायर कर लिया, मैं कंसल्टेंट हूं और मेरे को जो है
2 लाख रुपए महीने के दे रहे हैं, उन्होंने फलाना को हायर कर लिया, उसको 2 लाख रुपए। ये प्रशासनिक खर्चे हैं। और जमीन पे कितना पहुंच रहा है? 25%। ये एनजीओ हिंदुस्तान में करती रही हैं, इन लोगों को सीएसआर का फंड जाता रहा है। क्या ऐसी दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए? और ये दुकानें बंद भी होनी चाहिए। और मीडिया का काम है, आज तक किस मीडिया ने दिखाया कि एमनेस्टी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? किसी ने नहीं दिखाया। क्या ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं थी कि चाहे एमनेस्टी या दूसरी एनजीओ हो या सीएसआर के नाम पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपनी एक दुकान खड़ी कर देती हैं। उनकी एक दुकान फैक्ट्री होती है, एक सीएसआर के नाम पे खड़ी कर देती हैं, उनकी मालिक की पत्नी वहां जाके काम करती है और वो पैसा वहां से क्या मीडिया का ये जिम्मेदारी नहीं है उनके ऊपर एक वॉच डॉग की तरह काम करे कि सीएसआर का? मुझे आज तक एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैंने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी, ऐसी रिपोर्ट जिसमें मैंने ये देखा हो कि फलाना कंपनी ने 10 साल में सीएसआर इतना और इस सीएसआर से ये हुआ। क्या हमने ऐसी कोई रिपोर्ट देखी है? नहीं देखी, दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है मीडिया का काम है एक वॉचडॉग का। और सीएसआर जो फंड है, जो एक इतना बड़ा फंड है, मैं तो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अजय जी बैठे, अजय जी ने मुझे बताया एक रिपोर्ट की 2019 और 20 की तुलना में सीएसआर फंडिंग जो है 23% हिंदुस्तान में बढ़ी है। सवाल है कि पैसा इतना आ रहा है लेकिन जा कहां रहा है? क्या वो सही जगह जा रहा है? अभी कोरोना टाइम में हमने देखा बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने मास्क बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने और कहा कि हमारा सीएसआर फंडिंग यही मास्क में, कोई मास्क बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई सैनिटाइज, ठीक है, इन सब की जरूरत थी। लेकिन क्या, मुझे आज तक नहीं पता कि किसी सीएसआर फंड से, हाँ मैंने कुछ चीजें जरूर पढ़ी थी, अंबानी अडानी जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने जो है ऑक्सीजन प्लांट कुछ लगाए, कई वो चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने सीएसआर फंडिंग का कितना पैसा इस्तेमाल किया? क्या ये मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए? ये दिखाना चाहिए। तो मीडिया का एक्चुअल रोल यही है कि जो सीएसआर फंडिंग हो रही है वो सही जगह पे पहुंचे, उसका काम एक वॉच डॉग की तरह है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए। अंत में अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ एक बात कहता हूं कि मीडिया कर्मी भी अपने आप में किस किस तरह के झोल करते हैं, ये भी एक बड़ा वो है। एक महिला पत्रकार वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखती हैं कि हिंदुस्तान में क्या क्या गलत हो रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशों से 90 लाख रुपए कोरोना के नाम पर जुटाए। विदेशों से उनको 90 लाख रुपए की फंडिंग हुई। वो फंडिंग चल रही थी, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पे एक एक्टिव व्यक्ति ने उनकी ये फंडिंग, उनकी ये जो धोखाधड़ी थी पकड़ ली और उन्होंने लिखा, सरकार को लिखा कि ये 90 लाख रुपए क्या इनके पास एफसीआरए है जिस संगठन के नाम, तो वो संगठन भी नहीं था और वो एफसीआरए भी नहीं था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली वो 90 लाख रुपए उनको, उनके वो जो महिला पत्रकार थी वो फंस गए। तो मीडिया कर्मी खुद इस तरह की चीजें करते हैं। तो ऐसे में मीडिया वॉचडॉग का काम कितनी जिम्मेदारी से करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन करना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम पत्रकारों की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका, शुक्रिया।